Hello everyone, welcome to the 17th part of 300 important questions for your SEBI General Examination 2024. My name is Pratik Taldar and in the last video we were discussing about in Vroom's expectancy theory, valence means. So the correct answer here is E, degree of individual's preference for reward. In the next question, we need to calculate the proprietary ratio of a company. So balance sheet is given and we need to calculate the proprietary ratio here. So proprietary ratio here is nothing but proprietary funds or shareholders fund divided by total assets. Total assets we already are having 23,76,000, but we should remember that there is preliminary expenses, losses not written off in the balance sheet. These two are fictitious assets और ये दोनों हमको माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पे 15,000 माइनस 27,000. So here my total assets will be 23,34,000. प्रोप्राइटरी फंड्स के अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट भी आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 एंड 76,000. 14,26,000 ये टोटल हो गया. नाउ वी नीड टू डिडक्ट बोथ द फिक्टिशियस एसेट्स एज वेल 27,000 माइनस 15,000. So the proprietary funds will be 13,84,000 divided by 23,34,000. This will be a proprietary ratio which comes to 0.59 times. A is the correct choice here. Next question, calculate the net working capital. अभी net working capital का मतलब होता है current asset minus current liability. So stock is a current asset, debtor, cash ये सारे आपके करंट असेट है. करंट लायबिलिटी की बात करें तो ट्रेड क्रेडिटर, बैंक, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये सारी आपकी करंट लायबिलिटीज है. सो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट का आपका टोटल यहाँ पे आ जाता है 7,84,000 एंड करंट लायबिलिटीज आर 3,50,000. यहाँ पे आपकी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 4,34,000. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. अच्छा, इन केस अगर आपको कोई पूछ ले कि यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगी, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका करंट असेट का टोटल होता है. तो इन तीनों चीजों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपके करंट असेट का टोटल हो जाएगा, वही आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगी. इफ द क्वेश्चन आस्क कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, देन इन दैट केस यू नीड टू subtract current liabilities from your current assets. In the next question, we need to calculate the capital gearing ratio of the company. So capital gearing ratio is nothing but the fixed expense bearing capital divided by variable expense bearing capital. Fixed expense किस किस का हो सकता है? एक तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स का, राइट, 10% यहाँ पे डिविडेंड देना है. बैंक लोन हो गया आपका 11%, 15% डिवेंचर्स हो गए यहाँ पे 3,50,000. तो इनको टोटल कर लेते हैं 4 लाख प्लस 2.5 lakhs प्लस 3.5 lakhs डिवाइडेड बाय वेरिएबल एक्सपेंस बेयरिंग कैपिटल. तो यहाँ पे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो आपकी वेरिएबल नेचर की है. इस पे तो हमको डिविडेंड देना है और ऐसा कोई फिक्स डिविडेंड है नहीं. जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट अगेन इज योर पार्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली. अच्छा, वन थिंग टू नोट हियर इज कि हमारे पास यहाँ पे फिक्टिशियस असेट्स भी हैं, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर से आपके लेस हो जाएंगे 27,000 एंड 15,000, क्योंकि राइट ऑफ तो हमको इनको रिजर्व से ही करना पड़ेगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से ही करना पड़ेगा. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 1.02 अप्रोक्सीमेटली. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, primary packaging material is an example of. तो this question is related to your costing subject. प्राइमरी पैकेजिंग जो है आपका वो डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल है, इसकी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है आपके प्रोडक्ट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो सेक्शन 148 जो होता है वो आपका कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड से डील करता है यहाँ पे. In the next question, what will happen to the BSDA? Basically, BSDA is nothing but Basic Service Demat Account. If the portfolio value exceeds 10 लाख रुपीज, तो न्यूज में काफी हाईलाइटेड रहा है BSDA अकाउंट से रिलेटेड अभी. तो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर अगर वो चला जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर डीमैट अकाउंट. बी इज द करेक्ट चॉइस हियर. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट. Next question.
regarding systematic withdrawal plan within the framework of mutual fund, which of the following best describes the primary function? First option, to allow regular fixed investment into various mutual fund schemes. So systematic withdrawal funds का ये objective बिल्कुल नहीं होता. To enable the transfer of investment from one mutual fund to another, ये भी ऐसा कोई इसका objective होता नहीं है. To facilitate regular withdrawals from a mutual fund investment. तो बेसिकली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये होता है कि आप सिस्टमैटिकली कुछ टाइम के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड से. सी इज द करेक्ट चॉइस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय वेबलन इफेक्ट? बेसिकली वेबलन इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे सबको एवरेज रेटिंग देना. इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी बायस्ड. ये आपका मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जहां पे हम हमारे एम्प्लॉइज को एक एवरेज रेटिंग देते हैं, सबके सब एम्प्लॉइज को. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले इन द इकोनॉमी? टू रेगुलेट द सप्लाई एंड डिमांड एक्टिवली, ये गलत चॉइस है. टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स दैट बेनिफिट ऑल, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस हियर. यहाँ पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपका प्राइमरी रोल गवर्नमेंट का रहता है यहाँ पे कि टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ all. B is the correct choice here. Classical economic argues that the government role should be limited mainly to provide the public goods that cannot be efficiently handled by the private market, such as defense का आपका जो हो गया, basic infrastructure हो गया. So this question was related to your economics. Last question जिसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. The maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक डायरेक्टर हूं तो मैं कितनी पब्लिक कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता हूं, उनमें अपॉइंटमेंट होल्ड कर सकता हूं? इसका आंसर आप करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जॉइन आवर एग्जाम बी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर.